अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम। फाइनली आवर स्टार्स हैव रीच्ड इंडिया और टू बी ऑनेस्ट अच्छा लगा जिस तरह से वहाँ कुछ लोग मौजूद थे वेलकम करने के लिए। कुछ आर्डेंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैंस भी मौजूद थे, कुछ लोग अमेरिका से भी आए हुए थे, कुछ यहाँ से पहुँचे, कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारा भी हम आपको आज बताएंगे। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग, देखिए एक तो होती है ना कि जी हमें पाकिस्तानी टीम पसंद है, हमें इंडियन टीम पसंद है या व्हाटएवर आपकी जो फेवरेट्स हो, लेकिन प्लेयर्स जो होते हैं ना वो खास तौर पे लोगों को पसंद होते हैं बिकॉज पीपल हु लाइक द स्पोर्ट, पीपल who like cricket, obviously they like Babar Azam because Babar Azam is the best. तो बाबर की आवाजें वहाँ हो रही थी। Always like विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर for that matter. तो आप इंडिविजुअली इस तरह पसंद करते हैं और बाबर की ऐसी गूंज थी वहाँ, बाबर बाबर हो रहा था हर जगह, मुझे अच्छा लगा था। and he was feeling, I think he looked like he was shy about it because वो जरा मुड़ के देख भी रहे थे कैमरास वगैरह को, लेकिन अच्छा बहुत थोड़ी तादाद में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैंस थे, लेकिन अदरवाइज उनका वहीं का क्राउड था जो बाबर की आवाज़ें लगा रहा था। बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, रहे हैं। मतलब उनकी फिनेस, उनकी टेक्निक, उनकी जितनी अचीवमेंट्स हैं उससे कोई दुनिया में इनकार नहीं कर सकता। सो वहाँ भी जिस तरह यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर विराट कोहली के फैंस हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो इंडिया में इस वक्त वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर के तौर पे बाबर आजम ने लैंड किया। आईसीसी नंबर 1 बैटर बाबर है। इसी तरह उधर बाबर के फैंस हैं। अगर थोड़े पुराने जमाने में जाएं तो जिस तरह सचिन तेंदुलकर के यहाँ फैन होते थे, वसीम भाई के वहाँ कितने फैंस होते थे, शोएब अख्तर के कितने फैंस हैं अभी भी इंडिया में। अच्छा, बाय द वे, तो ये जो हम अभी आपको विजुअल्स वगैरह दिखा रहे हैं और अभी आपको सुनाते भी हैं, तो दिस वाज एट द एयरपोर्ट और ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे आपको पता है लोगों की कितनी तादाद हो सकती है, कम ही होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इवन उसमें भी मुझे अच्छा लगा कि उनका नाम लिया जा रहा था। एक्चुअली एयरपोर्ट है या होटल है? ये जो मनाजिर है ये होटल है मेरा ख्याल है, जहाँ पर इन्हें ये डिफरेंट कलर्स के बनारसी स्कार्फ दिए जा रहे हैं। और आई वंडर ये हैदराबाद दक्कन के कोई खास है स्टॉल्स जो दिए जा रहे हैं या फिर ये वही टिपिकल बनारस वाला मामला है? मतलब जो भी टिपिकल हो व्हाटएवर है उन लोगों का अपना, सो व्हाटएवर इज गिवन, इट्स एन ऑनर, इट्स गुड। और इसके अलावा छिड़काव किस चीज़ का हो रहा था? गुलाब जल का छिड़काव हो रहा होगा मेरा ख्याल है ना? गुलाब का अर्क ही होगा मोस्ट लाइकली, और क्या हो सकता है? Some nice fragrance, whatever it is. इतर तो हो नहीं सकता। अच्छा जी, रिजवान भी आ गए, रिजवान ने अपना स्कार्फ जो है वो हाथ में पकड़ लिया है। हाँ, और बाबर आ गए हैं and the rest of them are there too. Man of the moment, man of the hour. शाहीन की गर्दन तक मेरा ख्याल है किसी का हाथ नहीं पहुंचा। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको स्कार्फ पहनाने के लिए इनके लिए जो सीढ़ी लगानी होगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, इसलिए वो नहीं पहने। अच्छा, बाय द वे, ये जो वेलकम है ना, दिस वेलकम इज गिवन टू ऑल टीम्स, so we are also obviously, we just reached, we are getting it, and do not forget that India is the host of this tournament, so naturally एक मेज़बान को go all out, and so एक मेज़बान को अपनी मेज़बानी, अपनी मेहमान नवाजी और वैसे भी साउथ एशियन चाचा क्रिकेट भी नजर आ नवाजी का चाचा क्रिकेट। हाँ, वो कौन से वाले चाचा क्रिकेट कैसे पहुंच गए? Any चाचा, there was the regular, the old Chacha cricket or some new Chacha cricket? This is a new Chacha cricket, but he is just Chacha cricket. ये शिकागो से आए हुए हैं जनाब, ये हमारे साथ मौजूद होंगे और इनका नाम है चाचा बशीर। इनफैक्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये उन्हीं से बात कर लेते हैं। थैंक यू चाचा बशीर फॉर बीइंग विद अस, इट्स सो गुड टू सी यू। आप हमारे स्टार्स, हमारे हीरोज़ के वेलकम के लिए मौजूद थे, नारे लगा रहे थे, परचम उठाए घूम रहे थे हैदराबाद दक्कन इंडिया एयरपोर्ट पर। ये बता दें आप कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, क्या प्लान बना रखा था, कब से प्लान बना रखा था? सर, तक वर्ल्ड कप तक हैरान हुआ, मैंने उदीवते प्रोग्राम बनाया, मैं हैदराबाद से आ गया, मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन मैं अमेरिका में 45 ईयर से अमेरिका में रह रहा हूँ, शिकागो में। मेरा ओरिजिनली बॉर्न कराची पाकिस्तान है। सो कराची से है लेकिन 45 साल से शिकागो में क्रिकेट के फैन हैं, इसलिए पहुंच गए। ऑब्वियसली फिर तो आपके लिए आसानी होगा, वरना तो हम तो यही सवाल पूछना स्टार्ट हो जाते हैं किस तरह हुआ वीज़ा, और ये हम ऑब्वियसली बातें कर रहे थे। अच्छा, आप एयरपोर्ट पे मौजूद थे, अभी हमने आपकी विजुअल्स देखी है, बड़े नारे विशारे लगाए जा रहे थे, तो क्या आपको कैसा माहौल लग रहा था वहाँ? जो दीगर लोग थे जो ज़्यादातर ऑब्वियसली इंडियंस ही होंगे, तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम की आमद पर क्या रिएक्शन दिया था? पूरे इंडियन थे, मैं बोलता था जीतेगा भाई जीतेगा, उन लोग इंडिया बोलते थे,
मैं बोलता था एक बार पहचान बोलो, नहीं बहुत मोहब्बत वाले लोग थे और पाकिस्तानी टीम का उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। पुलिस वालों ने मेरा फ्लैग ले लिया। अब वो पुलिस वालों ने फ्लैग ले लिया, वो हमने देखे हैं कुछ विजुअल्स जो पुलिस वालों ने फ्लैग ले लिया। वैसे क्या जरूरत थी, आई वंडर। लेकिन आपने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। वैसे एक होता है पहुंच जाना, एक होता है पूरा परचम का लिबास पहनकर पहुंचना, फिर झंडा भी लहराना, फिर नारे भी लगाना और नारे लगवाने की कोशिश भी करना। सो कोई नाखुशगवार सूरत हाल भी आपको पता ही है, जैसे पुलिस वाले ने अभी तो सिर्फ फ्लैग लिया, बन सकती थी, थैंकफुली बनी नहीं। तो आपको कंसर्न था, डर था थोड़ा बहुत? मुझे परवाह नहीं है। इतने पहले मैं 2011 में मोहाली में भी अकेला पाकिस्तान का झंडा और जिंदाबाद के नारे लगाए। एक बार भी मैं अकेला था, मुझे डर नहीं लगता। अपने मुल्क के लिए मैं कुर्बान भी हो जाऊं। बड़ी बड़ी बात है। और आप तो डाई हार्ड फैन लग रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा जब भी होता है मैच और खासतौर पे इंडिया में तो आप पहले भी पहुंचे हैं और अभी भी हैं। प्लान क्या है अब आपका, कहाँ कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ पाकिस्तानी टीम जाएगी वहाँ आपने भी पहुंचना है, क्या सोच रखा है? ऑब्वियसली सपोर्ट के लिए आप आए हैं तो उनके साथ साथ ही होंगे। पाकिस्तान कहाँ खेलेगी मैं वहाँ सपोर्ट करूंगा। मुझे बड़ी शिद्दत इंतजार है। अहमदाबाद में तो 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। जी बिल्कुल, अहमदाबाद 14 को एक्चुअली वो होना है, 14 अक्टूबर का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वार्म अप मैचेस में नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज जहां जब से मैच, वैसे भी वार्म अप में पहले में तो ऑडियंस अलाउड ही नहीं है। सो वी वर यस्टरडे, यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट आवर फैंस और कितने पहुंच सकेंगे, हु इज गोइंग टू बी यू नो सपोर्टिंग अस इन द क्राउड्स एंड एवरीथिंग। तो चाचा बशीर जो होंगे ना, इनको जरूर आप स्पॉट कीजिएगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी आवर वॉइस इन इंडिया इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो हमारा पहला मैच है बाज़ाब्ता जो शुरू होगा वो 6 अक्टूबर से। इससे पहले हमारे 2 वार्म अप मैचेस हैं। 6 अक्टूबर से हमारा नेदरलैंड से मुकाबला होगा, एंड दैट वुड बी द स्टार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड कप मैचेस व्हिच वुड मैटर। न्यूजीलैंड के साथ जो एक वार्म अप मैच है, 2 हैं एक्चुअली, तो वो भी होना है, बट ऑब्वियसली प्रॉपर जो फर्स्ट होगा वो। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिकागो से चाचा बशीर तो पहुंच गए, लेकिन भट्टी साहब का कुछ नहीं पता। भट्टी साहब आप पाकिस्तान में ही अभी तक? बस अब्दुल्ला और हुमा, जहां 2 दिन पहले जो सूरत हाल मैंने बताई थी, अभी तक वही बरकरार है कि हमसे तो अभी तक वीजा की एप्लीकेशन ही नहीं ली जा रही। लेकिन चाचा बशीर ये बताना भूल गए कि उनकी बेगम जो है, उनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है और वो स्पाउस वीजा की वजह से वहां मौजूद है। लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए इतना आसान नहीं है इस वक्त इंडिया पहुंचना और वीजा लेना, बल्कि पाकिस्तानी के लिए भी, अमरीकी पाकिस्तानी के लिए भी आसान नहीं है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो उसमें भी मुश्किल आ रही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि क्या इत्तलात हैं? विजुअल्स तो हमें बड़े खुशगवार लग रहे थे, बड़ा वार्म वेलकम था। आपकी बात हो सकी किसी से भारत में जो टीम के साथ लोग मौजूद हैं? हाउ इज इट लाइक? देखें अब्दुल्ला, एक बात तो तय हो गई, जिस तरह पाकिस्तान का हैदराबाद दक्कन में इस्तकबाल हुआ, कि खेलों की कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जितनी भी सियासत कर लें, खेलों को आपको रोकना मेरे ख्याल में एक गलत चीज है। और हैदराबाद दक्कन में चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैन क्लब है। बल्कि इवन आप पूरी इंडिया में जहां भी चले जाएं, बेंगलोर जाएं, चेन्नई जाएं, मुंबई जाएं, नई दिल्ली जाएं, मोहाली जाएं, हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा फैन क्लब है। मुझे याद है जब मैं पिछले दिनों ओमान में एक क्रिकेट इवेंट के लिए था, वहां पर कुछ इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे। उन्होंने कहा कि वहां के जो शायकीन है वो चाहते हैं कि बाबर आजम आईपीएल में आए, शाहीन शाह अफरीदी आईपीएल में आए, शादाब खान आईपीएल खेलें। तो ये सियासत ने खेल को गंदा किया है। अदरवाइज मैं 8-9 बार, मेरा जितनी बार इंडिया जाना हुआ, हमें तो कहीं ये नहीं लगा कि हम किसी दूसरे मुल्क में आ गए। उनको जब ये पता चलता है कि पाकिस्तानी है तो बहुत ज्यादा आपको आवभगत करते हैं, आपको जितनी उनको मौका मिलता है मदद करते हैं। तो मतलब माजी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुझे याद है कि एक बार जनरल ज़ियाउल हक साहब यहाँ से उड़कर जयपुर गए। उस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक नारा जो था वो हमने मीडिया में सुना। फिर परवेज मुशर्रफ साहब 2005 में नई दिल्ली में पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए गए और उन्होंने अपना फेमस मुक्का जब लहराया मनमोहन सिंह के सामने, और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में तकरीबन कोई
40,000 के करीब तमाशाई मौजूद थे, वो भी हमने सीन देखे। हमने नरेंद्र मोदी को भी देखा 2005 में अहमदाबाद के मैच में, लेकिन मोदी साहब जब पाकिस्तान मैच जीतने के करीब आया तो ग्राउंड से उठ के चले गए। वो मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के गेस्ट थे, लेकिन उन्होंने इनामात तकसीम नहीं किए। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करता है। नहीं, एक्चुअली वो मोदी साहब में जरा ज्यादा ही है, सिर्फ उन्हीं का मसला है और उन्हीं की ज्यादा वेलकमिंग रहे हैं इन द पास्ट। I totally agree with you भट्टी साहब, because the few times that I've been to India as well, जब आप आवाम से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो बिल्कुल एनिमोसिटी या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पॉलिटिकल एक फ्लेवर होता है वो आम लोगों में नहीं है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है, और यकीनन हमें इंशाल्लाह ये देखने में भी मिलेगा ऑन द ग्राउंड। IPL की आप बात कर रहे थे कि वहाँ काफ़ी लोगों की डिज़ायर है कि जी बाबर भी IPL में खेलें। इन अ सेंस हम बड़ा सोच रहे थे, हम दोस्त बैठे हुए आपस में, वी वर थिंकिंग कि अच्छा ही हुआ कि IPL में हमारे लड़के नहीं गए। देखिए उसकी वजह से PSL किस तरह उठा, नंबर 1। नंबर 2, IPL एक बहुत ही एक फ्लफ सी चीज़ लगना स्टार्ट होगी। अगर PSL और IPL को कंपेयर करें तो PSL इज स्टिल सीरियस क्रिकेट, और IPL में अब बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्सीज भी आ गई हैं, और उसमें इतनी सीरियस जस्ट बिकम अ मनी मेकिंग काइंड ऑफ मशीन। तो अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि कब से प्रैक्टिस सेशन कब से शुरू होगा हमारे बॉयज का? मेरा ख्याल में अब्दुल्ला पाकिस्तान टाइम पे 8:30 बजे, जी हाँ 8:30 बजे सुबह पाकिस्तान टीम ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में प्रैक्टिस सेशन करना है, जो 10:30 बजे तक इंडियन टाइम 11 बजे तक वो प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा। कल जुमे का दिन है और कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलना है। फिर 3 तारीख को हैदराबाद में ही पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलना है। फिर जिस तरह आपने बताया 6 तारीख को ये जो मैचेस हैं, व्हाट टाइम वुड दे स्टार्ट? जैसे कल का मैच है या 4 का मैच है, कितने बजे हमारे पाकिस्तान के कितने बजे मैचेस शुरू हुआ करेंगे? देखिए चूंकि पाकिस्तान इंडिया का आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो मेरा ख्याल में 2 बजे मैच शुरू होंगे, क्योंकि नॉर्मली 2:30 बजे हमने श्रीलंका में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा, 2:30 बजे वनडे डे नाइट मैचेस जो हैं शुरू होते हैं। तो ये मैच में मेरे ख्याल में 2 बजे दोपहर को शुरू होंगे। अच्छा ये बताएं कि हमारे 2 सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? हमारी पूरी टीम जाएगी, इज इट ऑप्शनल कि जो जाना चाहता है, मतलब हाउ डज दैट वर्क? देखें ये जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, इसमें ग्राउंड में तो 11 बॉलिंग करते हैं, 11 बैटिंग करते हैं, लेकिन उसमें ये ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आप चाहें तो जो बेंच पे बैठे हुए रिजर्व हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप बैटिंग में अपने 11 लड़कों को ट्राई करना चाहते हैं तो 11 लड़के ट्राई कर लें, लेकिन बॉलिंग में अगर आप चाहें तो बेंच से बुला के 1-2 बॉलर्स को ट्राई कर सकते हैं। ये चूंकि वार्म अप मैच इसीलिए कराए जाते हैं कि टीमों को प्रैक्टिस का मौका मिल सके। पाकिस्तान टीम ने चूंकि 2 दिन प्रैक्टिस करनी थी दुबई में, वो मौका पाकिस्तान का चला गया और पाकिस्तान के लड़के एशिया कप से मुसलसल आराम में हैं। तो आज का जो 2.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान हल्का फुल्का वार्म अप करने के बाद फिर कल जो प्रैक्टिस मैच खेलेगा उसमें जो पाकिस्तान की लाइनअप होगी वो पाकिस्तान उतारेगा कि ये वो हमारे 11 खिलाड़ी होंगे। फिर उनको कंडीशंस का, पिचेस का भी अंदाजा हो जाएगा। मेरा ख्याल में हैदराबाद में आप एक चीज भूल गए, चाचा बशीर को आपने याद कर लिया, सानिया मिर्जा भी तो हैदराबाद दक्कन में है, और 2005 में जब हम गए थे हैदराबाद तो सानिया मिर्जा ने अपने घर पर पाकिस्तान टीम को भी होस्ट किया था। जी ज़ाहिर, लेकिन तब हालात और थे, अब प्रोबेबली हालात कुछ और हैं भट्टी साहब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उनमें काफ़ी डिसाइडेड है कि जब इंडिया पाकिस्तान टाइप मैच हो तो नेचुरली सानिया विल सपोर्ट हर कंट्रीज टीम, और हम सारे तो अपनी तरफ हैं ही। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। बस आई थिंक आई वुड लाइक टू से इधर के पाकिस्तानियों का ना बहुत बड़ा दिल है और बहुत बड़ा ज़र्फ है, क्योंकि वो इंडिया पहुंच गए हैं, कंसिडरिंग कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से अभी कुछ हफ्ते पहले ही रिफ्यूज़ कर दिया था एशिया कप में। इसलिए आई होप कि दे आर ट्रीटेड वेरी नाइसली एंड वेरी वेल एज वेल। अच्छा भट्टी साहब, आप लोग या दीगर हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, आपको पता है, जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए, फॉलो करने के लिए। आप उस दिन बता रहे थे यूनुस खान भी मौजूद थे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, तो कुछ नहीं मालूम हो सका कि कब आप लोग या दीगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी से वाबस्ता लोग ट्रैवल कर सकेंगे टू इंडिया? अब्दुल्ला, जो लेटेस्ट अपडेट है कि
ब्रॉडकास्टर से जो लोग मुंसलिक हैं, जिनमें रमीज राजा, जैनब अब्बास, उनको कल वीजा इशू हो गए हैं। चूंकि ब्रॉडकास्टर्स डायरेक्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से लिंक में होते हैं, तो रमीज राजा और जैनब अब्बास तो आज ट्रैवल कर जाएंगे। लेकिन जर्नलिस्टों के लिए वही वो कह रहे हैं कि हमारा काम तो सिर्फ आपसे एप्लीकेशन लेने का है, लेकिन इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है उसकी तरफ से अभी जर्नलिस्टों के बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरी कल भी आईसीसी से बात हुई, मेरे ईमेल पे भी राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बात जो है आगे बढ़ ही नहीं रही, सिर्फ बातों तक महदूद है। जाहिर है चले आप लोग तो अभी आप ही लोगों का इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी क्रिकेट फैन वो तो फिर भूल ही जाए। मेरा ख्याल है we two are the only ones जो उनके लिए नामुमकिन है। हाँ, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आई डाउट कि कुछ खास इधर होने वाला है। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट बाय द वे, और अभी तो जिसको कहते हैं ना कि गेम भी नहीं शुरू हुई है, अभी तो बात ही शुरू हुई है। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू भट्टी साहब। होपफुली हम आपसे नेक्स्ट टाइम बात करें तो आप भी इंडिया से ही हमसे बात करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि कल भी हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। हजामत करा के हमारे लड़के पहुंचे ताजा। हाँ, अगेन मैं बार-बार ये देख रही हूँ, फ्रेश हेयर कट्स की भी एक अलग लुक होती है ना। पता है मुझे एक एक्साइटमेंट हो रही है, एक खास तौर पे द वे आप जब किसी और की नजर से देखते हैं ना अपनी टीम को, तो और ज्यादा फख्र होता है। आई रियली लाइक दिस। पहले यूजुअली ब्लेजर्स हमने पहने हुए देखा है ना स्पोर्ट्समैन को या क्रिकेटर्स को, लेकिन आई थिंक ये जिसने भी चेंज कराया है, कलर ब्लेजर्स कहलाते हैं, लेकिन ये जरा ज्यादा मॉडर्न है, मौसम के हिसाब से है। मौसम और नो मौसम ब्लेजर ही होते थे, लेकिन ये वेस्ट कोट्स और खाकी पैंट्स एंड व्हाइट शर्ट्स। वी आर इन 2023 ना, मौसम को मद्देनजर रखो, कुछ फैशन भी एक चीज होती है। अच्छा, आई लव द फैक्ट कि सारे ड्राइवर कितना खुश है बाय द वे इनकी बस का, तो सारे सलाम दुआ उधर भी चल रही है। इट इज सच अ बिग फैन मोमेंट। मेरी बात सुने, ड्राइवर के लिए कितनी इसका one of the most important moment of his life है, उसको सारे लोग सामने 1 फुट के फासले से नजर आ रहे हैं। Let's face it, आज हमें मौका मिले कि हम अपनी पूरी टीम से इस तरह मिल रहे हो, तो that would be quite a big memory for us कि हम हमेशा याद रखें। तो इंशाल्लाह अगेन मैं ये कहूँगी कि हमारे लड़कों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट कीजिएगा प्लीज़। नहीं करेंगे, और we are so looking forward to the matches। At least अवामी सतह तक तो मामला ठीक ही होता है। बस हर जगह ना अच्छी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। आपकी क्या राय है आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइए। We try to include that जब भी जैसे भी हमें मौका मिलेगा उस देर में वापस आते हैं। वेलकम। एक बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप कराची में नहीं रहते, लेकिन एटलीस्ट आपने सुना ज़रूर होगा, क्योंकि कराची का शायद ही कोई ऐसा रिहायशी हो जिसे पानी के मसले ने परेशान ना कर रखा हो एट सम पॉइंट और दी अदर, या फिर ऑल द टाइम। पानी चोरों और टैंकर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दावे बहुत होते रहे हैं, लेकिन पानी का मसला आज तक जू का तू मौजूद है, बल्कि कहा जाए तो गलत ना होगा कि पानी के मसाइल और बढ़ गए हैं। अब वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन और रेंजर्स ने पानी चोरों के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है। सिर्फ मंगू पीर के इलाके से 100 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट्स ख़त्म किए गए हैं। बाकी शहर में होने वाली कार्रवाइयाँ अलग हैं। कराची के शहर दहाइयों से पानी की शदीद कमी का मसला भुगत रहे हैं। अब ऐसे ऑपरेशन हमने पता है क्या माजी में भी बहुत दफ़ा देखे हैं। हाइड्रेंट्स बंद होते हैं, दोबारा बन जाते हैं, दोबारा पानी चोरी होता है, दोबारा लोगों के नलकों से पानी गायब हो जाता है। वी अंडरस्टैंड कि पानी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का मसला है, सप्लाई नहीं है, लेकिन इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर महीनों पानी नहीं आता और बाज़ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर ही लेते हैं। इसी और पानी का बिलावल भुट्टो जरदारी का कुछ कहना था, क्योंकि इंटरेस्टिंगली ऑब्वियसली हर किसी को पता तो है कि मसले क्या हैं। उनका ये कहना था कि बिलावल हाउस में भी टैंकर से पानी आता है बाय द वे, व्हिच इज सैड। मतलब वहां तक ये हो रहा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेहतरी आएगी। बट व्हाट ही एक्चुअली सेड, लेट्स हियर दैट। बट ही कुड हैव सॉर्टेड इट आउट। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, ख़रीदता हूँ। हमें पानी का हक दिलाना पड़ेगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के मसले, पानी की तरसील के मसले, ये सूबाई हुकूमत के ठीक करने के काम थे हैं, इसलिए
इस बात से बरी ज़िम्मा नहीं हुआ जा सकता कि ये मसला आपके हल करने का अच्छा, फिर ये तो वैसे पानी का मसला है, उसके बाद पानी की निकासी का मसला, सीवरेज का मसला, गटरों के ढक्कन गुम जाना, मतलब माशाल्लाह मसले ही मसले हैं। तो इनको हमने ज़रा इन पे बात करनी है। इस पे बात करते हैं। एमडी वाटर बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। तकरीबन 11 महीने हो गए हैं आपको ये चार्ज संभाले हुए, और आप आजकल कार्रवाई कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ कराची के शहरियों ने बहुत देखी हैं सर। सो क्या यकीन करें कि ये हाइड्रेंट जो आज आप तोड़ रहे हैं, ये 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दोबारा नहीं बनेंगे? मतलब इन केसेस को भी परसू किया जा रहा है, इन लोगों के खिलाफ पर्चे भी कट रहे हैं, इन्हें सज़ाएँ भी होंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपका जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। देखिए माजी में इस तरह के ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसमें ये सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट शायद रखा भी गया हो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हमने अब ये यहाँ कराची वाटर एंड सीवरेज जो है अब कॉरपोरेशन बना, उसके बाद एक नए एक्ट में सज़ाएँ जो हैं वो मुकर्रर की गई, जिसके अंदर इस वक्त इलीगल हाइड्रेंट को चलाने की सज़ा 5 साल कैद है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। एज़ ऑफ टुडे जून 2023 से लेकर आज से जब मैं बात कर रहा हूँ सितंबर के एंड तक, हम 155 FIRें इनके अगेंस्ट जो है रजिस्टर करा चुके हैं। और अब ये हमारे बिकॉज़ हमारा ये एक ट्रिब्यूनल भी बनना है जहाँ भी इनका ट्रायल होना है, और जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बनता ये कोर्ट ऑफ सेशंस में इनका ट्रायल होना है। तो कोई डिटरेंस भी क्रिएट हो रहा है आपको लग रहा है? जी डिटरेंस बिल्कुल क्रिएट हुआ है। ये देखिए कि ये जितने इलीगल हाइड्रेंट्स हमने इस वक्त तोड़े हैं, उनमें हमें कोई ऐसी रेजिस्टेंस भी सामने नहीं आई क्योंकि लोग छोड़ के चले गए। उसके अलावा आपको ये थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हाइड्रेंट्स हैं, इन्होंने हमारे वाटर ट्रंक मेन्स को पंचर करके अंडरग्राउंड पंचर करके अपने से कोई कहीं 500 मीटर कहीं 1000 मीटर लाइनें डाली हुई थी। तो अब हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा है बाकायदा, वो लाइनें बाहर से उखाड़ी हैं, जहाँ से वो कनेक्शन हो रहा था उसको प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया है जहाँ वेल्ड हो सकता था। फिर तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू आ रहा था तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि नीचे पंपिंग स्टेशन में पानी पहुँचे। अच्छा, चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, वो ये कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लाया जाए और उनको बावर किया जाए कि आप लीगल फोल्ड में आ जाएं। देखिए पानी की तरसील जो है, क्योंकि नीचे डाउन स्ट्रीम पे पहुंच नहीं पाता, क्योंकि अप स्ट्रीम पे पंपिंग करके पंचरिंग करके पानी लिया जा रहा है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में भी वेस्ट के इलाके में इतना इसलिए सेफ हेवन्स बन गए थे। एक तो ये आउटस्कर्ट्स का इलाका था, दूसरे इसमें जो विलेजेस हैं उनके अंदर हमारी रीच भी नहीं थी। लेकिन अभी हमने थ्रू विद द हेल्प ऑफ द रेंजर्स एंड द पुलिस, मैं ख़ासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीजी रेंजर्स का, जिन्होंने इसको ख़ुद प्लान करके हमारे साथ एक्सिक्यूट कराया। और मैं भी ये समझता हूँ कि हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया है, हमने उनके पॉलीगॉन्स बनाए हैं, जियो टैगिंग की है। फॉर एनीथिंग इन फ्यूचर इफ़ दिस इज़ ओपन, हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम अवेलेबल है, वहाँ पे पॉपिंग अप होनी है। देखिए टैंकर्स वहाँ से वेक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ से पानी भरते थे और लोगों को देते थे, यानी चोरी कर रहे हैं और लोगों को महंगा पानी दे रहे हैं। हमने इन दोनों को एड्रेस किया है। और महंगा इसलिए देते थे क्योंकि कंज्यूमर भी नहीं पूछता था कि यार तुम पानी कहाँ से ला रहे हो, क्योंकि पानी मिल ही जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसको पानी चाहिए होता है, वो कुछ भी देगा। आपने जो ये बात बताई है हमें पता है, लेकिन ऑब्वियसली एक दफ़ा दोबारा सुने तो बहुत ही एक लगता है कि ये पानी से ज़्यादा बड़े मसले हैं हमारे, इन द सेंस लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ तोड़ के पूरी लाइनें 100,000 मीटर तक बनाई हुई हैं। ये जब काम हो रहा होता है, ये ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन ही हुई, तो देयर इज नो चेक इन बैलेंस कि कौन तोड़ है, कहाँ जा रहा है, पता होता और ये काम हो जाता है। ये ऐसा इट सीम्स लाइक दिस हैज टू बी अ बिट ऑफ एन इनसाइड जॉब एज वेल। एब्सोल्युटली, इसमें कोई देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट। बट देखिए ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी रिट स्टैब्लिश करते हैं, तो हमने इसको कुछ अरसे के लिए छोड़ा हुआ था। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब अगर हम तोड़ते भी थे तो वो सस्टेन नहीं होता था, ये दोबारा जोड़ लिए जाते थे, क्योंकि वो कंप्लीट एक्शन नहीं होता था। हमने ये इंश्योर करना है कि इस रूट कॉज को ऐसे एड्रेस करें कि सबसे पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम फोल्ड में लेकर आएँ, ये ना हो कि वो कंटिन्यूसली दोबारा एक्सरसाइज करें। और जो हमारे लीगल हाइड्रेंट्स हैं उनमें आना शुरू उन्होंने कर दिया है। ये इस बात की मिसाल ये है कि हमारे टोटल 420 टैंकर्स चल रहे थे इस वक्त कराची में, जो कि WNSC के लीगल टैंकर्स थे। इस वक्त एज ऑफ टुडे 1100 एप्लीकेशन मेरे पास पेंडिंग है। द पीपल वांट टू कम
these tanker operators want to come and come under the fold of the KWNSP. अच्छा मुझे बताएं, ये सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? ये टैंकरों के ज़रिए पानी पहुंचना, ये मामला कभी लाइनों में भी हमारी पानी आएगा या नहीं है, पानी है ही नहीं इतना, इसलिए अगर आपको पानी चाहिए तो आप ख़रीद लें? देखिए सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप होने की वजह से ही सबसे आधो-आध का फ़र्क है, इशू है। हमने अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे इलीगल कनेक्शंस हैं, तकरीबन 60 MGD वाटर कराची में इलीगल कनेक्शन से साइफन ऑफ हो रहा है। वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल दोज इलीगल कनेक्शंस, और मैं इस बात को कहने में कोई आर नहीं रखता कि KWNSC के लोगों ने मिलकर ही वो कनेक्शंस दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल जॉब है। हाँ, ऐसे तो कोई मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने अब वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बहुत कमिटेड टीम के साथ हमने अभी टीम्स उतारी हैं नीचे, और हमने इंश्योर किया है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी। सर आपकी टीम में तो वो लोग भी शामिल होंगे ना जो करप्शन में मुलव्विस रहे हैं, जिन्होंने पैसे ले लेके कनेक्शन दिए हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दें, कोशिश की है कि फ्रेश टीम उतारें जो जिनके कोई माजी ना हो। अदरवाइज उनका क्या बनेगा? उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होगी? महकमाना कार्रवाई, देखिए मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे, हमने बेसिकली इंश्योर करके जहाँ जहाँ हुए हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी आगाज़ कर दी है, उनको सस्पेंड भी किया है उन इलाकों में, और ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि जहाँ अगर दोबारा इलीगल कनेक्शन लगेगा तो वहाँ का एक्सियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आइदर ही शुड रिपोर्ट और ब्रिंग इट टू द पुलिस। अच्छा, ऐसे इलाके हैं जहाँ ऑफिशियल्स खुद कहते हैं भी कर लो जो करना है, हम पानी नहीं देंगे बिकॉज द पीपल हु आर पेइंग, एक अंडरहैंड डीलिंग भी चल रही है, उन इलाकों में पानी जा रहा है, तो ये इनको कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, ये देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज़ विच इज़ कॉल्ड वेल मैनेजमेंट। होता क्या है कि आपने सेटिंग कर ली वेल ऑपरेटर से और कहा कि भाई मुझे ही आपने हर दूसरे तीसरे दिन पानी। और मैं बताता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाई हुई होती है ना, की बात नहीं हो रही, उनकी मैनेजमेंट कमेटियाँ या वो बिल्डर्स ये सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन देखिए अब हुआ क्या, मैंने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वंस वी कन्वर्टेड आवरसेल्फ इनटू ए कॉर्पोरेशन, हमने कहा जी इसका एक डिजिटाइजेशन प्रोसेस हो, क्योंकि देखें जब आपको ट्रू पिक्चर तब मिलेगी जब रियल टाइम होगी। मैंने तमाम वैल्स को जियो टैग कराया है, उसके बाद उनकी कंडीशंस जो हैं वो टैग करा ली हैं, उनके ऊपर ऑपरेटर्स कौन है वो टैग कराए हैं, अगेन वो सब रिफ्लेक्ट कराए हैं हमारे पंपिंग स्टेशन से। देयर आर 201 पंपिंग स्टेशंस, उनसे ये पानी तरसील हो रहा है। जब तक कि लोगों को नहीं पता होगा कि ये कौन दे रहा है तब तक जाहिर है। अच्छा सर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये गटर के ढक्कन है जो माशाल्लाह कितने ही इलाकों में बच्चों की जान भी ले चुके हैं, और ये इतनी कॉमन साइट है कि हम ऑलमोस्ट इसको इग्नोर करके साइट से चले जाते हैं। इट शुडंट बी लाइक दैट। जी बिल्कुल नहीं है। देखिए इस वक्त मेरे पास कोई सिस्टम में 2.5 लाख मैन होल कवर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, लगे हुए हैं इस वक्त, जिसमें से मुझे एनुअली 20 से 25 हज़ार चाहिए होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इसलिए ले ली है बनाने की, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं होती, उनका वो मटीरियल नहीं होता, उनकी क्योरिंग प्रॉपर नहीं होती। नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 5000 इन 1 मंथ। अभी सर मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है चोरी भी होते हैं, हम कोशिश करें कि एक कॉम्पोजिट मटेरियल भी लाएं जिसकी रेजिडुअल वैल्यू ना हो कोई, ताकि चोरी करके कोई बेचने का फ़ायदा ही ना हो उनको। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ऑन इट, इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर और सर ये हालात जो हैं, ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, ये ज़ाहिर है इसी शहर के विजुअल्स हैं, हम इनमें कभी बेहतरी देखेंगे? देखिए एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, आप देखें सड़कें बनती गई हैं, हमने वाटर सप्लाई एंड सीवरेज में इन्वेस्टमेंट कितनी की है, ये ख़ुद सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। ये पहली दफ़ा है कि वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए $1.6 बिलियन की कमिटमेंट की है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो प्रोजेक्ट है कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो हम सबसे पहले ट्रंक सूअर्स, ये जो पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप ये देखिए ये सिर्फ नालों में नहीं जाता, नालों में सीवेज चल रहा है, एग्री विद दिस नोशन ऑल्सो, लेकिन ये जब सीवरेज के अंदर ही रेन का वाटर भी मिक्स होता है और वही ड्रेन करते हैं। सो वी नीड टू एक्चुअली इन्हांस। आपने देखा हो बाकी दुनिया में बड़े बड़े जो हैं वो आपके ड्रेन पाइप्स होते हैं, और वो हमने रिप्लेस करने हैं, सबसे पहले सेंट्रल में करने जा रहे हैं, उसकी टेंडरिंग इंशाल्लाह ताला जल्दी होगी। ये वो उलझी हुई डोर है लिटरली, जिसका एक सिरा आप निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लगता है दूसरा फंसा हुआ है। लेकिन एक होती है विलिंगनेस, अगर इफ यू हैव अ विल टू कन्वर्ट इट एंड चेंज इट ऑल टुगेदर, बिकॉज 50 साल से अब यही गंद पड़ा हुआ है, इट नीड्स, ये इस तरह चल नहीं सकता वरना ये कोलैप्स कर जाएगा। सलाउद्दीन अहमद साहब, वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू, ऑल योर प्लान्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
भाई एक और मसला हल हो गया है, वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। जिसमें आपको बता दें कि मुआवजों में 127 से 202% इजाफा किया गया है। तो कैटेगरीज हैं, बहुत सी 4 कैटेगरीज हैं। आपको जल्दी से बता दें कि ए कैटेगरी में जो है वो कप्तान बाबर आजम है, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी हैं और उनके मुआवजे जो हैं वो 202% उनमें इजाफा हुआ है। 202%। इधर ही रुक जाएं क्या हम? चले अगली जल्दी से बता देते हैं। बी कैटेगरी, अब्दुल्ला आगे चले ना, में 6 खिलाड़ी शामिल हैं, चला नहीं जा रहा ना। और उनमें 144% इजाफा हुआ है। कैटेगरी सी के 2 खिलाड़ियों के मुआवजों में 135%, मतलब 100 से नीचे। डी कैटेगरी आल्सो उनको भी 100% हुआ है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हुमा, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे तो पता ही है। नहीं अच्छा, आई कांट बिलीव कि आपको नहीं पता था। नहीं, मुझे तो पता ही था। और आपको पता है कि टॉकिंग अबाउट पिंक आई इन्फेक्शन, जिसको आशूबे चश्म कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं ऐसे वैसे। हाँ, आशूबे चश्म, और इसको गूते डिक्की नहीं कहते हैं, वो स्टाई होती है। एग्जैक्टली दैट, ये मैं सब कुछ ब्रेक में अब्दुल्ला को मैं बता रही थी। आशूबे चश्म की वबा ने मुल्क के कई बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है, लेकिन घबराइए नहीं। कराची में तो हम सब लोग भुगत चुके हैं इसको, और इसके बाद अब पंजाब में बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। लाहौर में हालत ये है कि हुकूमत को स्कूल बंद करने पड़ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जुमेरात और हफ्ते को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि जुमे को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता इतवार छुट्टी से फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि स्कूलों में पीर को सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा, मतलब आंखें वगैरह चेक की जाएंगी और उसके बाद बच्चों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। यू नो, जब हम छोटे थे ना तब भी होता था, एंड आई स्टिल रिमेंबर वेयरिंग डार्क सनग्लासेस और एक वो ट्रेंडी बन जाता होगा गोइंग टू द स्कूल। सो हम सब इंतजार करते थे स्कूल में कि कब हो तो हम चश्मे पहन के। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इतनी वबा सूरत हाल नहीं होती, इतनी नहीं होती थी। मतलब पंजाब में तो 80,000 से ज्यादा केसेस आ गए सामने, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का भी आपको बता दें कि उसमें भी आशूबे चश्म की शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं। पेशावर में आशूबे चश्म के दर्जनों केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और ये पहली मर्तबा है कि आशूबे चश्म की वबा मुल्क गिर सतह पर फैली है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लाहौर, और ज़रा अपडेट लेते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। उमे फरवा हमारे साथ हैं। उमे फरवा, बताइए कि ये तो एक ऑलमोस्ट एपिडेमिक टाइप ऑफ सिचुएशन हमें लगना स्टार्ट हो गई है कि जहां हज़ारों की तादाद में लोगों को आशूबे चश्म हो रहा है। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर आशूबे चश्म के जो केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है, और यही वजह है कि पंजाब के अंदर 3 महीने के अंदर 86,000 से ज़ायद आशूबे चश्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और इसमें बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है। और महकमा सेहत पंजाब को ये ख़तरा लग रहा है कि कहीं ये वबा की शक्ल पंजाब के अंदर इख्तियार ना कर ले। पंजाब के 3 शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले भावलपुर है, यहाँ पर तकरीबन 14,000 से ज़ायद केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके, यानी 16,000 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से फैसलाबाद में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और इसी तरह से अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पे भी 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 13,732 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि हुकूमत पंजाब जो है, निगरान हुकूमत जो है, उन्होंने स्कूल जो हैं वो 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए हैं। आज से स्कूल बंद हो चुके हैं। कल चूँकि ईद मिलादुन्नबी है तो वैसे ही छुट्टी होगी, और इसके अलावा इतवार तक तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे बंद रहेंगे, क्योंकि बच्चों में ये तेज़ी से मर्ज फैल रहा है, और स्कूल के अंदर बच्चे इकट्ठे बैठते थे, आई टू आई कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा फैल रहा था। इसको रोकने के लिए ये 4 दिन के लिए जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स हैं और दीगर स्कूल इस तरह के हैं जहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी 4 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। आज से हो गई है छुट्टी। हाँ, आज थी, और अनएक्सपेक्टेडली, आई एम सॉरी, आशूबे चश्म की वजह से हो रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड छुट्टी जब आती है तो बच्चों में एक खुशी की लहर ही और होती है। बहुत अच्छी बात होती है, एक्सेप्ट अगर आपको आशूबे चश्म हो। हाँ, मतलब यू कांट हैव फन इफ यू हैव अ पिंक आई, लेकिन नॉट एवरीबडी हैज। लेकिन 86,000 इन्फेक्टेड लोग इन द पास्ट 4 मंथ्स, दैट इज अ बिग नंबर। पेशावर से पता करें। हाँ, और शीबा हैदर हमें बताएंगी वहाँ से।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अशूब चशम के मर्ज में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पेशावर के तीनों अस्पतालों लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में रोज़ाना अशूब चशम के मरीज़ आ रहे हैं। OPD में योमिया 25 से 30 मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। पेशावर के अलावा चारसदा, मर्दान, सवाबी, स्वाद, बन्नू, करक, हंगू, कोहाट में भी अशूब चशम के मर्ज में इजाफा होता जा रहा है और देही इलाकों के अस्पतालों में सहूलियात ना होने की वजह से मरीज़ जो है वो पेशावर के अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों पर मरीज़ों का बोझ बढ़ गया है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। स्कूलों के बच्चों में भी अशूब चशम के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी अशूब चशम के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा सेहत के हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो अफराद अशूब चशम के मर्ज में मुब्तला है उनको चाहिए कि वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से अपनी आंखों को रोज़ाना के हिसाब से धोएं, आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, धूप में ना निकले ताकि इस मर्ज को कंट्रोल किया जा सके। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के तहत-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 500 से ज़्यादा अशूब चशम के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जी शुक्रिया आपका हमें बता रही थी पेशावर से शीबा। अब कराची में सूरत हाल ना अंडर कंट्रोल आ गई है। पिछले दिनों मतलब 2 हफ्ते पहले ये मामला शुरू हुआ। हर तीसरा बंदा जो हमें नजर आता था इन आवर सराउंडिंग्स, इवन आवर कॉलीग्स, आवर स्टाफ, पीपल ऑन द रोड्स चश्मा पहना होता था। अब जाहिर है शुरू में तो हमें लगा कि शायद फैशन है, लेकिन वो जब रात भी हो गई और चश्मा ना उतरा तो फैशन नहीं रहा। कराची में सूरत हाल अब कदरे बेहतर है। अच्छा, लेकिन फिर भी हम जरा अहवाल बताते हैं कराची में क्या है। दानियाल सैयद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आशोबे चश्म की वबा न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से फैल चुकी है और इस वक्त भी कराची में दर्जनों ऐसे इस वबा से मुतासर अफराद हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं गुलाम मुस्तफ़ा, उनके साथ उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो वबा है अमूमी तौर पर ये तासुर है कि ये अगर किसी की आंखें आई हों और वो दूसरा शख्स उसकी आंखों में आंख मिलाए तो उसको भी ये वबा लग जाती है, क्या इसमें हकीकत है? नहीं जी, आपने जो ये पूछा है इसका बिल्कुल भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये बेसिकली मिथ है। पहले ज़माने के लोग ये कहते थे कि ये आपने ना कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट को देख लेंगे तो आपकी आंख लाल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम डॉक्टरों की आंख जो है ना वो पूरे का पूरा साल लाल ही रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा ये जो वबा है ये किन अफराद में तेज़ी से फैले, आया बुजुर्ग, बच्चे, जवान, किन में ये तेज़ी से फैलती है? सर हमारे पास जो एक्चुअल पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें मेन काज जो हमें मिला है वो मिला है बच्चे जो स्कूल गोइंग चाइल्ड होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो केयर नहीं करते, वो हाथ मिलाते हैं, आंखों में लगाते हैं, तो वो कंजक्टिवाइटिस घरों में लेके आ रहे हैं। उनके बाद उनके पेरेंट्स को हो रहे हैं और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा सीवियरिटी देखी गई है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि ये वायरस हवा में सफ़र नहीं करता। जिस घर में या जिस शख्स को ये वायरस हो वो अपने ख़ुद ना सिर्फ अपनी हिफाजत, अपनी केयर ख़ुद करे, अपनी सफाई ख़ुद करे, साथ ही साथ जो दीगर अफराद हैं जो इस वायरस से बचना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपने हाथ प्रॉपर तरीके से वॉश करें ताकि ये वायरस अगर आँखों तक हाथों तक आए, उसके बाद अगर आँखें अगर इंसान रगड़ता है और वो वायरस उसके हाथों से आँखों तक अगर मुंतकिल हो जाए तो ये वायरस फैल जाता है। जी थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया आपका। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर, बहुत शुक्रिया दानियाल। हमारे पास डॉक्टर थे 1-2 हफ्ते पहले और इसी पे हमने आशूब चश्म पे बात की थी। एक तो ये किसी को देखने से नहीं लगती, तो ये भूल जाए कि कोई उड़ के चीज आपके ऊपर आ रही है। ये जो कहते हैं ना, सिर्फ कांटेक्ट है और अगर आप आंख में अपनी उंगली डाल रहे हैं ना एवं और आपको नहीं पता कि किसी सरफेस से आपका हाथ तब लग सकता है, बट किसी को देखने से नहीं लग सकता। कि वो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मुझे ना देखो, दूर हो जाओ, दैट्स नॉट। ये बचपन में हमारा ये कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि बचपन गुजरे ज़माना हो गया। लगाई होती है ना वो उन्होंने अपने लिए लगाई होती है जिनको हुआ ताकि हुआ है और ना लगे, और भी ना लगे, धूप वगैरह, डस्ट, ये अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए किया होता है। आपके एक टर्म इस्तेमाल होता है इसमें कि तो हवा में है वायरस, ये हवा में नहीं है वायरस। ये पहले बाय द वे कोविड के बारे में भी ये कोई हवा में वायरस नहीं है, उड़ के नहीं आ रही। सो कोविड तो एक्चुअली हवा में इस तरह होता था कि अगर कोई छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो मास्क वगैरह पहना जाता था, आपको पता ही है। बट अदरवाइज इन दिस केस ये कोई हवा में नहीं है वायरस। सिर्फ आपको हाथ अच्छी तरह धोने हैं। आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं जहां आपको लगता है कि कोई पब्लिक स्पेस है, कोई रेलिंग है, कोई लिफ्ट का बटन है, कोई किसी बस का हैंडल है, कुछ भी। और अगर आपका हाथ लग भी गया है तो अगर आपका हाथ आपके मुंह के अंदर या आंखों में नहीं जाएगा तो आपको वायरस नहीं होगा। बस आपने वो हाथ आके धो लें तो आप अपने हाथ मतलब हाथ धो के भी कहीं बाहर निकल जाएंगे, हाथों ने तो गंदा हो ही जाना है, तो आंखों में ना डाला करें। अछूबे चश्म और नो
जस्ट डोंट डू इट। और भी चीज़ें हो सकती हैं तो मत करें। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे 9 मई वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमा पार्टी छोड़ चुके, पीटीआई से मजीद सियासी जमातें वजूद में आ चुकी, मगर अब बात सिर्फ पीटीआई की टूट फूट तक महदूद नहीं है। इमरान खान के वकील भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार जारी है। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की कानूनी टीम में शामिल शुएब शाहीन को गद्दार तक करार दिया। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया कि ये वाहिद शख्स है जो पीटीआई की कानूनी टीम में गद्दार है। बाद में एक निजी टीवी चैनल पर शेर अफजल ने कहा कि शुएब शाहीन के बारे में जो कह रहे हैं 100% दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि अपनी तवील पोस्ट में शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन के बारे में मजीद कहा कि शोएब शाहीन को फौजदारी कानून की अलिफ बे तक नहीं आती। इमरान खान के खिलाफ दर्ज एक भी फौजदारी मुकदमे में वकील ना होने के बावजूद इसने खुद को पीटीआई चेयरमैन का वकील जाहिर करना शुरू कर दिया था। मतलब ये आपस में हो रहे हैं और फिर ये कहा कि बहुत बड़ा फ्रॉड है जो उसने किया। और उधर तर्जुमान पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया। उसने कहा कि हमें नहीं पता ये क्या कह रहा है। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि शेर अफजल मरवत की शोएब शाहीन के मुतालिक पोस्ट उनकी ज़ाती राय हो सकती है और उनकी बातों से पार्टी इत्तेफाक नहीं करती। तो पार्टी ने यानी विच मीन्स के इनको गद्दार नहीं माना दूसरे वालों को और इनकी साइड भी नहीं ली जो बेचारे इतनी पोस्टें लगा रहे हैं ऑल दैट शेर अफजल मरवत। सो ये है सूरत हाल, लेकिन सवाल ये भी है कि आज तर्जुमान पीटीआई कौन है, ये कितने लोगों को पता होगा। I never thought of that. How times change. अच्छा जी, आज दुनिया में मालूमात तक रसाई का दिन मनाया जा रहा है। कल इत्तेफाक से इसी तरह का मामला अदालत में भी आया, जहां दरख्वास्त गुजार और जज के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। बहरहाल यहाँ आम तासुर यही है कि आवाम को अपने नुमाइंदों, अपने टैक्स से चलने वाले इदारों से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात तक रसाई हासिल नहीं है। सब जानते हैं कि आज के दौर का सबसे बड़ा मसला फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ का जन्म तभी होता है जब हमारे सरकारी इदारों से दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती। तोशाखाना केस ही देख लें, और जब तक अदालत ने मालूमात पब्लिक करने का हुक्म नहीं दिया तब तक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस ही नहीं बन सकता था। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल यहाँ देनी ज़रूरी होगी। वहाँ टैक्स पेयर को ये तक मालूमात जो है वो दी जाती है कि उसके टैक्स का कितना फीसद हिस्सा जो है वो किस इदारे पर खर्च किया जा रहा है। मतलब डिटेल देखें कि क्या दी जा रही है, और विच इज़ ट्रू। मेरा पैसा अगर कहीं लग रहा हो तो आई वांट टू नो ना कि किधर जा रहा है। हमारे मुल्क में ऑब्वियसली बुनियादी मालूमात तक पहुंचना ही जान जोखों का काम है, और हाल ही में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का मुस्बत कदम उठाया है, जिससे शफाफियत नज़र आएगी। और उम्मीद तो बिल्कुल यही की जा रही है। अवाम भी देखेंगे कि किसके दलाइल कितने जानदार हैं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी सरकारी इदारों के बारे में शहरियों को हर किस्म की मालूमात जो है वो फराहम करने के लिए 2017 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत कोई भी शहरी किसी भी सरकारी इदारे के बारे में मालूमात के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अगर इसे 10 दिन तक जवाब नहीं दिया जाता तो वो 30 दिन के अंदर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर कर सकता है, जिस पर कमीशन 60 दिन के अंदर फैसला करने का पाबंद है। लेकिन अफसोस की बात है कि यही सरकारी इदारे लोगों को मालूमात की रसाई के कानून के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, जिसकी वजह से फेक न्यूज़ एक बार फिर क्या फल फूल ही रही है कब से। और ये एक्चुअली जान जोखों का काम है। आप सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। उमर, ये बताइएगा कि आज मालूमात तक रसाई का आलमी दिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बतौर सहाफ़ी या एक आम शहरी तासुर यही है कि यहाँ आवाम को अपने नुमाइंदों, अपने टैक्स से चलने वाले इदारों से मुतालिक बुनियादी मालूमात तक रसाई नहीं है। तो क्या आपका तजुर्बा यही रहा है इन द पास्ट? देखें, एक तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है और ये याद दहानी है हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी। हुकूमत के लिए ये कि आपकी ये ड्यूटी है कि लोगों का हक है आपसे इंफॉर्मेशन जानने का, और आपकी ड्यूटी है कि आप उनको मालूमात फ़राहम करें। और बाकी ये है कि लोग कोई भी जो बड़े ओहदे पर लोग फायज होते हैं या हुकूमती सतह पर वो इन्फॉर्मेशन को डिस्करेज करते हैं कि अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे। इत्तेफाक की बात है कि आजकल एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी चल रहा है कि एक शहरी हैं जिनका नाम है मुख्तार अहमद अली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2019 से मालूमात मांगी हैं और कोई हसास मालूमात भी नहीं है। उन्होंने पूछा है कि आपने
जो भर्तियाँ की हैं उनके बारे में तफसीलात फ़राहम करें। जो मुख्तलिफ़ कोटाज़ हैं, जैसे ख़वातीन का कोटा है या मज़दूर अफराद का कोटा है, स्पेशल पर्सनस का कोटा है, या जो ख्वाजा सरा का कोटा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे महकमों को कहती है कि आप इन कोटों को फ़िल करें। तो उनको पूछा गया सुप्रीम कोर्ट को कि क्या आपने इधर इस बारे में कितनी तैनाती की हैं, तो उस वाले से उन्होंने को 5 साल की मालूमात मांगी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट 2019 से लेके अभी तक नहीं दे रही। और इत्तफाक से केस होता होता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस काजी फायजी साहब की सदारत में एक बेंच इस केस को उन्होंने कल यानी कि बुध के रोज़ इस पर समाअत की है। तो कोई 2 हफ्ते बाद फिर होगी और ये एक टेस्ट केस है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। बाकी शोबों का भी यही हाल है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि अवाम को अमूमी तौर पे और जो जर्नलिस्ट हैं उनको हुसूसी तौर पे इस हक़ का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करना चाहिए। एक तो ये है कि आपको मालूमात मिलती हैं, और दूसरा ये है कि जितना आप इस लॉ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का एक ज़हन बनेगा कि ये एक लॉ एग्जिस्ट करता है और हम ज़्यादा देर मालूमात को रोक नहीं सकते, हमें मालूमात फ़राहम करनी पड़ती हैं। उनको ये आदत डालने की ज़रूरत है जो कि उनको पहले नहीं है। अच्छा ये बताइएगा उमर, ये समझा जाता है कि फेक न्यूज़, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा वाला सोशल मीडिया मखसूस आदाफ के लिए पैदा की जाने वाली सनसनीखेज़ी है, वो ख़त्म ही हो जाए अगर सब मुसद्दक़ा मालूमात आवाम को बराह रास्त मिल जाए। क्या वाकई आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा इतना अगर तमाम इंफॉर्मेशन इस तरह एक्सेसिबल हो? देखिए, इस लॉ को जो एक राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में इसके नाम कोई थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आम तौर पे इसको राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ही हम कहते हैं। तो इसको सनशाइन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा कि जैसे कोई चीज़ आप सूरज की रोशनी में कर रहे हो कि जो चीज़ आपके छुपाने के लिए ना हो, यानी कि आप कोई चीज़ मख्फी नहीं रख सकते, आपको आवाम को बताना होता है। ये जो बात आपने की डिसइंफॉर्मेशन की, यस, ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि जब लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो क्या सराहियाँ होती हैं, जब जर्नलिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो क्या सराहियाँ होती हैं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो उनके बारे में परसेप्शन है वो उससे डिफरेंट है, यानी कि दोनों तरफ से कि कई बहुत अच्छे भी हैं और कई बहुत बुरे भी हैं, यानी कि परसेप्शन उनकी टोटली अवाम में नेगेटिव होती है। और क्या वजह है कि लोगों तक मालूमात नहीं पहुंच रही होती। हमारे जो एक दिफाई महकमे हैं या इवन जो अदलिया है, इनके लोग अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं जी कि हमसे कोई मौक़िफ़ नहीं लेता और हम जो है यानी कि हम कोई जवाब नहीं दे सकते। तो मैं उनसे भी ये बात करता हूँ कि आप अपने जो शोबा ताल्लुकात आम है उसको फ़ाल करें और लोगों को उनको बताएं कि अगर कोई आपको कोई सवाल भेजता है तो आपने सवालों का जवाब देना है। अगर आप वो जवाब नहीं देते तो उसका फिर असर ये पड़ता है कि लोग ख़ुद ही अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, गलत इतलात फैलती हैं। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन तक रसाई के अमल को मौसर करेंगे, मुस्तैद करेंगे, उतनी ज़्यादा एक इन्फॉर्म डिबेट भी होगी, उतनी ज़्यादा एक अफवाह साजी की जो सनत है ये ज़वाल पज़ीर होगी। थैंक यू उमर फॉर बीइंग विद अस। सनशाइन लॉ, क्या ही बात हो कि ज़्यादा लोगों को ये पता चले और ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि आई हैव अ राइट टू नो। हमें तो अपने राइट्स का इस तरह नहीं पता होता। खैर हम कोशिश तो बड़ी करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इदराक हो रहा है इस बात का कि भाई हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक पे आने वाली पोस्ट सच नहीं होती, लेकिन अगर आपको फिर भी शक है कि सच है झूठ है तो आप जियो फैक्ट चेक से रब्ता कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। मतलब कुछ चीज़ें तो अपने लिए रोल आप बना लेना। हाँ, आप मतलब उसकी तहकीकात करें। दूसरों के बारे में कितनी झूठी बातें फैलाई जाती हैं, मतलब जिनका कोई वजूद नहीं होता। एग्जैक्टली, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड डू योर ओन इन्वेस्टिगेशन। थोड़ी सी रिसर्च अगर आप करें या डायरेक्ट पूछें। अच्छा, ब्रेक ले लें, वापस आ रहे हैं। एक नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका टाइटल है 13। नाम ही हमें अच्छा लगा है। मर्डर मिस्ट्री है, जिस तरह कि आपने देख लिया होगा, और हमें अच्छा लगा है। मतलब बहुत हो गई जी लव स्टोरीज एंड ऑल दैट, मर्डर मिस्ट्री भी होनी चाहिए। और आई एम वेरी एक्साइटेड बाय लुकिंग एट द ट्रेलर। इसमें हमारे साथ टीपू हैं, सलीम मेराज हैं और इसमें इफ्रा नबील हैं, वहाज अली खान हैं, ये दूसरे वाले वहाज हैं,
ये बताना बड़ा ज़रूरी है। इफ्रा नबील who is also the producer and the actor in the movie हमारे साथ हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और साथ ही वहाज अली खान भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मुबारक हो, आपकी मूवी आ रही है। देख तो हमने लिया है मर्डर मिस्ट्री। हु रोट इट, व्हाट एक्साइटेड यू गाइज अबाउट इट? इफ्रा, आप चूँकि प्रोड्यूस भी कर रही हैं, आप बताएं। इसको डायरेक्ट और राइट किया है नबील रहमान लुत्फ़ी ने, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि देखें अगर हम रिसर्च करें जितनी भी अभी तक हमारी फिल्म्स आई हैं उसमें हम रोमांस, वही हमारी टिपिकल स्टोरीज और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। बट आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी डिस्कस समथिंग व्हिच इज़ ऑलरेडी इन द सोसाइटी बट पीपल आर नॉट दैट मच करेजेबल टू टॉक अबाउट इट। बात नहीं करना चाहते या करना भी चाहते हैं तो वो चीज़ नज़रों से गुजरती है और उसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं कि चलो हाँ ये तो हो ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े पर्दे पर पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये जॉनरा जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। सो आई एम वेरी मच थ्रिल्ड एंड सुपर एक्साइटेड। लेट्स सी पाकिस्तान कैसा रिस्पांस देता है। आई एम श्योर अच्छा देगा। सो वहाज, व्हाट मेड यू डू दिस मूवी? आपका ये पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है? हाँ, एज अ लाइक इन अ फिल्म, या दिस इज माय फर्स्ट वन। बिफोर मैंने किए हैं कुछ ड्रामाज वगैरह किए हैं, फिर मैं दुबई चला गया था, वहाँ पे मेरी एड एजेंसी थी। तो जो डायरेक्टर है नबील रहमान लुत्फ़ी, वो मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं। उन्हें पता था कि आप अदाकार? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो है मेरे पास आए थे, काफ़ी टाइम उन्होंने किया। तो थोड़ा मैं बिजी भी रहता हूँ कुछ काम के सिलसिले में, एनी हाउ वो किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और डिफरेंट स्टोरी है और बड़ा अच्छा है। मतलब हमको ट्विस्ट एंड टर्न्स, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इसमें एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ट्रेलर इज आल्सो क्वाइट टेलिंग। देखिए अनएक्सपेक्टेड तो सबसे पहले यही है कि ये रेगुलर जो स्टोरीज हमारे पास आती हैं रोमांस और वो लड़का लड़की, ये नहीं है, डिफरेंट है। मतलब गाना भी एक्सपेक्ट ना करें, नहीं गाना सॉन्ग है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हाथ में हाथ लड़का लड़की लेके घूम रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़े इमोशंस हैं, थोड़े सेंटीमेंट। और ये जो मूवी है वो ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी कहीं ना कहीं इंसाफ और वो जो जस्टिस और अनजस्टिस के बीच में होता है, तो वो एक है, तो कनेक्ट करती है पीपल लाइक। इफ्रा, ये हम बता सकती हैं कि कितने कत्ल हुए हैं जिसका सुराग लगाया जा रहा है? बस फिल्म का जो नाम है इतनी है, इतने ही कत्ल हुए हैं। मतलब 13 मर्डर्स हैं एंड यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि हु किल्ड दीस पीपल, विक्टिम्स। इससे पहले आपने जावेद इकबाल में भी कर, तो उसमें भी आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी या फिर वहाँ सिर्फ अदाकारी तक महदूद थी? नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट का रोल था और यासिर थे मेरे ऑपोजिट। बड़ा मज़ा आया था उसमें भी काम करने में यासिर के साथ, और बड़ा एक छोटा सा सीन था बट इट वाज वेरी वेल डिफाइंड। बट आई वर्क देयर एज एन एक्टर, नेवर इन प्रोडक्शन। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि अभी हमने जितना ट्रेलर देखा है उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं। ये भी हमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगी। अच्छा, ये चॉइस नबील की थी और ऐसा बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली टीपू भाई को और सलीम मिराज को कौन नहीं जानता। नॉट इवन पाकिस्तान, बाहर मुल्कों में भी उन्होंने बहुत काम किया, लोग उनको पहचानते हैं, लेकिन इस तरह का फेस ऑफ और मेन लीड पे इस तरह स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में वो कभी भी नहीं आए। सो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। दूसरी बात ये कि जो उनका गेटअप डायरेक्टर, उनकी जो एक एमालगमेशन थी, वो मिलके जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया, ये फर्स्ट टाइम है टीपू भाई की लाइफ में। वो बॉल्ड और उन्होंने इस तरह का कैरेक्टर किया। वो खुद भी बता रहे थे जी, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जब हमने गेटअप आर्टिस्ट को बुलाया और जब ये बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की, तो जब फाइनल हुआ कि हाँ ये होगा, दैट वाज लाइक हम बहुत खुश थे कि हाँ एक बड़ी डिफरेंट चीज़ आ रही है, कि कोई रोम कॉम नहीं है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इवन हमारे मासेस भी आफ्टर द कोविड वो बहुत मूव ऑन कर गए, वो बहुत अपग्रेड हो गए। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। मतलब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इतना कुछ दिखा दिया है कि अब एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से लोग इस तरफ भी जा रहे हैं, वरना पहले तो इन मूवीज को लोग समझते नहीं थे। हमारे मुल्क में मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉनरा अब फर्स्ट टाइम इस तरह बात हो रही है, लेकिन अगर हम आस पड़ोस में देखें तो वो कब से हम बड़ा एंजॉय करते हैं। हमारे मुल्क में टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे एक ज़माने में क्राइम शोज चला करते थे, बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग आती थी उनकी। सो वो सीआईडी टाइप चीजें हमें बड़ी पसंद हैं। सो उसी से पता चल गया कि हम, लेकिन हम बनाते नहीं हैं बेसिकली। हमारी ऑडियंस उनके तो देख के बड़ा खुश होती है, अपने वालों को नहीं आप ज्यादा करते अप्रिशिएट। चलिए आपने कोशिश की, ये बता दें ये इज इट शॉट एंटायरली इन पाकिस्तान? एंटायरली इन पाकिस्तान एंड कराची में ही मोस्टली, और कहानी भी कराची बेस्ड ही है। मुझे लगता है ये ओवरऑल पाकिस्तान की स्टोरी है। इट्स नॉट स्पेसिफिकेशन अबाउट कि ये अच्छा जी इस्लामाबाद की स्टोरी है क्योंकि ये हमारा सिटी है। मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान हमारा, ये पूरे पाकिस्तान की स्टोरी है। सही। तो अब ये रिलीज कहाँ हो रही है? अक्रॉस द कंट्री हो रही है? अक्रॉस द कंट्री भी हो रही है और वर्ल्ड वाइड भी। हम 1-2 चैनल्स पे वी आर अप्रोचेबल फॉर द डेट्स, तो इंशाल्लाह।
और इसके बाद अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ें सिनेमा में तो आप ज़रूर जाएं देखें, क्योंकि बड़े पर्दे पे और ही मज़ा होता है ये एक्शन पर्टिकुलरली देखने का। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स भी आई एम श्योर नेक्स्ट टारगेट तो तमाम फिल्मों का यही होता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है कि थोड़ी सी ब्लेसिंग रही कि जब तक हम प्लान आउट करते कि अब OTT के लिए, तो उससे पहले ही नबील गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स कि यार इस तरह की चीज़ पाकिस्तान से आना, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इवन बाहर के भी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सो ही गॉट अ कॉल कि वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपकी तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो कि बिल्कुल एक वेब सीरीज़ का लुक है, तो वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो लिहाजा आप वैसे तो हम इनकरेज करेंगे कि बिग स्क्रीन पे जाके देखिए। कुछ फिल्में होती हैं ना उनका मज़ा ही बिग स्क्रीन वाला होता है, और जो हम इसका अभी ट्रेलर देख रहे थे, बड़े एरियल शॉट्स वगैरह, ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लिए हुए हैं, तो बड़े उस पर्दे पे होना चाहिए। अदाकारी बनना चाहती थी वैसे? मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, ये ऑब्वियसली अदाकारी बनना चाह रही हूँ। पीछे से सवाल है कि आप फ्यूचर में भी मतलब एक्टिंग ही परस्यू करना चाहेंगी? कोई इज देयर एनीथिंग इन पाइपलाइन? बिल्कुल एक्टिंग ही परस्यू करना चाहूँगी। और आपने पूछा कि आपको, मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी, बिकॉज द फैमिली वेयर आई कम फ्रॉम इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट इंजीनियर्स एंड बिजनेस एंड डॉक्टर्स, दैट्स इट, कि यही है और यही लाइफ है सारे। तो वो एक टाइम था, आई वॉज अ बिजनेस स्टूडेंट, तो मैं अपना MBA फिनिश करी थी, पता नहीं बैठे बैठे ख्याल आया कि नहीं यार आई हैव टू गो फॉर दिस। मतलब वो होता है ना कि यू बिन देयर डन दैट एवरीथिंग, बट स्टिल देयर इज अ क्लच इन योर हार्ट कि नहीं यार आई वांटेड टू डू समथिंग मोर, मुझे ये भी शौक है। वैसे तो करते रहते थे स्कूल में, कॉलेजेस में। देन आई स्पोक टू माई फादर कि मुझे ये चीज़ फील होती है। आई वाज वर्किंग इन हैविलन US कंपनी, तो मैंने कहा बाबा मुझे फील होता है। उन्होंने कहा ओके गो फॉर इट। अब तो सब कर लिया, कंप्लीट भी हो गई पढ़ाई। वो एक टिपिकल अप्रोच होती है ना पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। तो आई गॉट सेटल डाउन, अच्छी जॉब हो गई, ये हो गया, बाबा वांट टू डू दिस। मैं कहा ओके फाइन ट्राई। अब कोई एडवेंचर चाहिए? अब मुझे नहीं, लाइफ में मुझे एडवेंचर वैसे ही इतना पसंद है, मतलब क्यों सुकून से सीधी चल रही है, कुछ तो मजा होना चाहिए। और वो हुआ। तो वहाँ आपका तो मतलब एक एड कंपनी भी है, तो ये भी है, तो आप स्विच करते रहेंगे दोनों? नहीं ऐसा नहीं है, वो थी। अब मैं दुबई से क्योंकि बता रहे हैं सही से कि आप एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आपने नीचे ही बता दिया, ऊपर ना डिस्कस कीजिएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा वो नहीं, आपकी मूवी हिट हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी पॉलिटिकल फिगर को लेके लोग आपकी नहीं। तो आप मतलब यू आर अ पॉलिटिकल फिगर? हाँ, मैं इलेक्शन मैंने भी कंटेस्ट किए हैं अपने इलाके से। अच्छा, हाँ, व्हिच इलाका इज दैट? गुलिस्तान जौहर। अच्छा, जी, ये लोकल बॉडीज के अंदर तो जीते, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हाँ वो इशू नहीं है। अच्छा, मैं नेपा में था, मैं म्यूजिक करता था, फिर वहाँ से मैं दुबई चले गया था 2011 में। फिर मैं वहाँ पे 8-10 साल रहा, फिर एड एजेंसी थी, फिर वहाँ से वापस आया, अब दोबारा इस फील्ड में। Lovely, Ifra and Wahaj, thank you so much. Best of luck for 13. आज से लग जाएगी, देखें। हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान से मुलाजमत के लिए बैरूनी मुल्क जाने वाले अफराद के बारे में उमूमन समझा जाता है कि ये हुनरमंद अफराद पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का ज़रिया बनेंगे, और बिलाशुबा बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन बैरून मुल्क जाने वाले कुछ पाकिस्तानी उल्टा मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। सेक्रेटरी समुंदर पार पाकिस्तानियों ने सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि मुल्क में सबसे ज़्यादा भिखारी बाहर जाते हैं, या फिर जो बाहर जाते हैं वो भिखारी बन जाते हैं। ऐसे ना कहीं कि सिर्फ भिखारियों के वीजे लग रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, मे बी जाहिर है ये बता के तो नहीं जाते होंगे कि हम भिखारी हैं, पर खैर बाहर जाकर वो भिखारी हो जाते हैं। तो बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में आपको बता दें 90% पाकिस्तानी होते हैं। मेरी बात सुने, मुझे तो 10% पे ताज्जुब हो रहा है, ये कौन है हडरा ये कौन है काम भिखारिंग नहीं कर रहे, जो ये कौन से मुल्क के, मतलब यार ये शेयर क्यों लिया हमसे? कितनी कोई बुरी बात है, बड़ी सीरियस बात हो रही है। सीरियस बात है, ये इस पे हंसे के रोए मुझे बता। हाँ, ये मतलब क्योंकि इट इज सो एम्बैरेसिंग। हमने सारी बुराइयां हुक्मरानों में निकालनी होती है, सिस्टम में निकालनी होती है। एक और जगह पहुंच गए जहाँ सिस्टम भी ठीक है। अच्छा ये सुने ना, जहाँ आप कुछ काम करेंगे तो आपको एक अच्छी वेज भी मिलेगी, लेकिन आपने वहां जाके भी भीख ही मांगी। सुने और जरा देखें क्या कह रहे हैं ये लोग कि इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं उनकी जेल भर गई है। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं, वर्क वीजा पर नहीं जाते, और ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। और बाय द वे हरम के अंदर जो जितने जेब कतरे हैं ना, कौन है गेस? जी ये हो रहा है वहाँ। मतलब ये दुनिया में और भी हमारे पास बड़े एग्जांपल्स हैं, बट वी डोंट हैव द टाइम, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इट नीड्स टू बी रिव्यूड। सो सारी गलतियाँ और बुराइयाँ सिस्टम की नहीं होती, हम खुद भी नज़रसानी करें। दैट इज इट, वी आर गोना सी यू टुमारो।